नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा, बहुत ही खास मुद्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि मुद्दा है देश के बजट का। देश का बजट पेश हो चुका है। सवाल ये कि वित्त मंत्री ने कहां कहां बरसाया है पैसा, जनता से जानेंगे जनता को कैसा लगा। खास मेहमानों का पैनल भी अपनी राय रखने के लिए, अपने विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले जल्दी से एक रिपोर्ट अपडेट्स के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। Andhra Pradesh Reorganization Act. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. एक जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। कहने को आम बजट, पर आम जनता के लिए कुछ नहीं। किसानों के लिए बड़े वादे किए थे, पर मिला नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे समाज के हर वर्ग को मिलेगा। Apart from that, it is very disappointment. बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को वो करना शुरू कर दिया। आपका होलसम बजट और हिमाचल के लिए भी जो है वो रिलीफ फंड जो है आश्वासन दिया गया है। सो वी आर वेरी हैप्पी विद द बजट। तीसरी बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है, गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित है। तो देश की जनता बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ चुकी है अपनी बात रखने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। खास मेहमानों का पैनल भी इस तरफ मौजूद है हमारे साथ। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ रहने वाले हैं आज के इस खास कार्यक्रम में, जल्दी से सभी का तारुफ। गिनी सानी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, संजीव कौशिक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, अनुराग तिवारी जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, अमित गुप्ता जी सीए हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, जरा विश्लेषण भी करेंगे, शबनम खान जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी और एंटरप्रेन्योर हैं अदिति गुप्ता, वो हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत स्वागत। और गिनी जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूं। गिनी जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और पहला सवाल यही कि कैसा लगा मोदी 3.0 का पहला बजट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बजट एक आम जनता के लिए होता है, पर हमें आम जनता के लिए कुछ नजर नहीं आया। ये राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। और ये क्यों बोला है कुर्सी बचाओ बजट? आपने देखा होगा कि एनडीए से जुड़े हुए जितने भी उनके दल हैं, सबको खुश करने की राजनीति है। अगर आप बात करो कि किसानों के लिए, और आप सबसे बड़ी बात देखो, पिछले बजट को आप उठा के देख लो। पिछले बजट में जो एक तय की गई धनराशि थी कि यहाँ इस डिपार्टमेंट पे इतना खर्च होगा, वो भी पूरा खर्च नहीं हुआ। तो घोषणाएं तो आप जितनी मर्जी बड़ी बड़ी कर दो, पर जमीन पे वो कब उतरेंगी, ये सबसे बड़ा मकसद है। जमीनी जो लोग तक पहुंचनी चाहिए चीजें, क्या वो पहुंचती हैं? आपने 11 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट जो है बना दिया, पर आप बिहार में जाके देखो, हर आए दिन एक पुल आत्महत्या करता है, उद्घाटन से पहले पुल गिर जाते हैं। ये बिहार की दुर्दशा है। तो आप कह रहे हो कि हम वहां पे 2 लेन बनाएंगे, हम यहाँ पर ये बनाएंगे। घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता, उनकी मजबूती कितनी है वो देखना पड़ेगा। और कांग्रेस का न्याय पत्र आपने उठा के देखा होगा, मैनिफेस्टो, ये पूरा मैनिफेस्टो का मैनिफेस्टो उतार दिया इन्होंने जमीन के ऊपर।
तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो उन्होंने उतार दिया। कांग्रेस का अभी राहुल गांधी जी ने इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात की थी, उन कार्यक्रमों की बात की थी, तो उस समय तो इन्होंने बड़ा उछल के बोला था ये तो गलत है, ये तो गलत है, और आज उसी को शामिल कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझो, भाजपा की नीति है कि जिस चीज का भाजपा जब विपक्ष में होगी तो विरोध करेगी, और जब सत्ता में आएगी, यही आप आधार कार्ड के वक्त आपने देखा था कि आधार कार्ड का सबसे ज्यादा मोदी और उन्होंने विरोध किया था, और बाद में उसको हर चीज से लिंक कर दिया। तो राहुल गांधी जी के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को इन्होंने आज अमल किया, हमें खुशी है इस बात की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को इन्होंने शामिल किया, हमें खुशी है इस बात की। पर आज हम ये भी खुशी तब मनाएंगे जब जमीन पर उन लोगों को मिलेगा, ये हमारा कहना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। शबनम खान जी के साथ अब मैं शुरुआत करूंगी। शबनम जी, युवाओं के लिए बहुत कुछ सोचा गया इस बार और उसको परिणाम में भी लाया गया, लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ क्या बीते चुनाव से ये सीख लेकर के ये रिजल्ट था जो चुनाव के लिए पैसा बढ़ाया गया है, बजट बढ़ाया गया है? शाजिया जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी चुनाव के फायदे देखकर कोई काम नहीं करते। जनता के हित में जो भी होता है वो सारी चीजें उस पर काम करते हैं। और बजट कितना अच्छा है मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि मेरे कांग्रेसी भाई ने जिनका हाथ दिखाई दे रहा है मुझे, वो हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोनों जोड़ रहे हैं कि हाँ भाई, आपने सुना नहीं बजट कितना अच्छा है, भाई ने खुद ही बताया अभी। जब कांग्रेसी तक खुश है हमारे कि बजट बढ़िया है, तो ताली बजाकर आपको भी स्वागत करना चाहिए कि बजट कितना अच्छा है। विपक्षी भी हमारे तारीफ कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए जो दिल खोल के, और मैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए मैं देख रही हूँ महिलाओं को जो एक नई दिशा मिल रही है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, चाहे वो बजट में बात हो चाहे वैसे बात हो, धरातल पर जो काम हो रहा है वो मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ और समझ रही हूँ। और मैं देख रही हूँ महिलाएं किस तरह से सशक्त हो रही हैं। हमेशा ये बेरोजगारी की बात करते थे, हमेशा ये बेरोजगारी की बात करते हैं, अब रोजगार मिलता दिख रहा है तो भाई जैसे खुश हुए कांग्रेसी भाई। मैं तो भाई थैंक यू सो मच, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बजट शानदार है, आपका शुक्रिया। बातों को गलत तरीके से पेश कर रही हैं। हमने कोई तारीफ नहीं करी, हमने भिगो के लानतों का एक माला पहनाई है कि हमारी कई बातों को तुम पहले गलत साबित करते हो और उसके बाद उसको सही साबित करते हो। ये महिलाओं की बात कर रही हैं, गरीब रोजगारों की बात कर रही हैं। आप इनसे पूछो महिलाओं के लिए क्या है। आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, आज भी रोजगार के नाम पे आप एक बात बताओ, आप लाखों करोड़ों के प्रावधान बना दो, पर जब लोग रोजगार मांगे तो पकौड़ा तलो। तो कहाँ है आपका बजट, कहाँ है आपका बजट है? आप मुझे ये बात बताइए। आप कांग्रेस के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अब ये मुसलमानों पे आ गए। इनकी राजनीति यहीं से शुरू होती है। लेकिन आज हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हलाला का बजट से क्या ताल्लुक? बिल्कुल, आज हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। बिल्कुल गिनी जी, आज हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे क्योंकि आज का मुद्दा बजट है। प्लीज, ठीक है, पोजीशन पे मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। ठीक है, संजीव जी, किसानों को लेकर के बजट बढ़ाया गया लेकिन एमएसपी की गारंटी अभी भी नहीं, कैसे देखते हैं? देखिए साजिया, पहली बार हमको ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का बजट नहीं, ये एनडीए का बजट होगा, लेकिन छाप इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की ही दिखाई दे रही है। आपने कहा कि किसानों को क्या मिला है, 152 करोड़ रुपए किसानों के हित में खर्च करने की बात है। इसमें घालमेल कितना है कि क्या कोई बता पाएगा? आप लोगों को जानकारी है कि 6000 रुपये सालाना जो मिलता है वो भी उसी में है या ये अलग से है? किसानों के कृषि आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से किस तरह से योजनाएं बनाई जाएंगी? बिल्कुल गोल घुमाने वाली बात। सब लोग जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था और रोजगार के लिए लोग ताक रहे थे कि शायद कोई रास्ता बनता हुआ दिखे। आज ये योजना लाई गई है कि 1 करोड़ रोजगार के लिए 1 करोड़ लड़कों को बड़ी बड़ी शीर्ष कंपनियां उनको ट्रेनिंग देंगी और 5000 रुपया महीना देंगी। 12 महीने तक 5000 रुपया में आप जाके श्रमदान करेंगे और खटेंगे। ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मुफ्त में बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेबर पहुंचाने का ये एक सिस्टम पैदा किया गया है। आप कहते हैं कि मुद्रा योजना 10 लाख के बदले 20 लाख कर दिए हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए जिन लोगों को 10 लाख रुपया मिला है? कोई है तो बताया मुझे, कोई है तो मुझे बताया कि 10 लाख रुपया मुद्रा योजना में से मिला हो। अरे साहब, 5 लाख रुपया मैक्सिमम निकालने में सब कर्म बीत जाता है। आप कहते हैं कि 20 लाख दे देंगे, आप कहाँ से दे देंगे? कौन उठा लिया? क्या आंकड़े हैं आपके पास? जब आपके पास 5 लाख के आंकड़े नहीं है तो 10 लाख के और 20 लाख की बातें। अरे भाई, आप अपनी बात, ये मैं सिर्फ ये हवाई बातें हैं, ये हवाई बातें हैं। अमीरों के पैरों में गिराने के लिए, हिंदुस्तान को और गरीब करने के लिए। नहीं, इसमें किसानों के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न छात्रों के लिए कुछ है। एक गरीब का बेटा यदि IIT में अपनी बच्चे को पढ़ाना चाहेगा, वो नहीं पढ़ा पाएगा आज के डेट में। उसके लिए कुछ नहीं है।
तो ये बात मैं लगातार ये बात कहता चला आया हूँ कि कम से कम गरीब लोगों के ध्यान में रख करके ये बजट बनाना चाहिए। ठीक है अनुराग तिवारी जी, मैं समझना चाह रही हूँ कि युवाओं पर फोकस रहा है, बिल्कुल रहा है, लेकिन 4 वर्ग जिन पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है वो है कि गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता, इन सब पर फोकस रहा है। तो फिर दिक्कत किस बात की हो रही है? यही 4 वर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे। देखिए, कहा जा रहा था कि हमेशा चुनाव हो या नहीं हो बजट लोक लुभावन आता है, लेकिन निर्मला सीतारमन ने पहली बार ऐसा किया है, या जब से वो 5 बार छठा जो बजट दिया है, कभी भी बजट लोक लुभावन नहीं रहा है। बजट ऐसा रहा है जो जमीन पे उतरा है और उसके फायदे मिले हैं। आप देखिए कि इस बजट में जो जो चीजें हुई हैं, मुद्रा लोन है, लोग बोल रहे हैं कि मुद्रा लोन मिला है नहीं मिला, अरे भाई आप अप्लाई करेंगे तब मिलेगा ना, आपके घर पे आके थोड़ी देगा कोई। इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोई आइडिया लेके जाइए, सरकार को दीजिए, आप बैंक को दीजिए, तब आपको लोन मिलेगा। बिना आइडिया दिए घर पे सोए रहेंगे तो आपको कोई लोन देने आएगा क्या बैंक? दूसरी बात, जो युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लॉन्च हुई थी तो उसमें कहा गया था कि बच्चे जब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे तब तक उनको बड़ी कंपनियों का एक्सपोजर नहीं मिले। ये बड़ी कंपनियों का एक्सपोजर दिया जा रहा है। आपके सामने 500 फ्यूचर बड़ी कंपनियां हैं, आप उसमें काम करेंगे, आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चलेगा, और यही बच्चे जाके आने वाले समय में अपना खुद का रोजगार खड़ा करेंगे। रोजगार के लिए सरकार आपको पहले से ही लोन दे रही है। तो क्यों ये पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है जो भारत को 2047 तक विकसित भारत बना पाए, और लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि बहुत आसान चीजें हैं और इस सिस्टम में अगर कोई भी जाना चाहता है तो बड़े आराम से जाएगा और उसको सारी चीजों का लाभ मिलेगा। ठीक है, अमित गुप्ता जी से मैं बात करूंगी, सीए हैं। सैलरीज क्लास को लेकर के मैं बात करना चाहूंगी। जितनी उम्मीद थी उतना तो कुछ खास हासिल नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल बात सही है कि जितनी उम्मीद थी, कारण ये है कि हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो 2.5 लाख है वो 5 लाख हो जाए, टैक्स का रेट 30% है वो सीधा 10% रह जाए। लेकिन सरकार जब बनती है तो सरकार के सामने बहुत चुनौतियाँ होती हैं। 5 साल का अभी टर्म है और ये बजट केवल 6 महीने का ही है। अगले जनवरी में दोबारा बजट आ जाएगा। तो अंतरिम बजट के बाद एक बजट पेश किया गया जिसके अंदर केवल ये दिखाया गया कि 5 साल में हमारी नीति क्या रहने वाली है। अगर देखा जाए तो हमने नई टैक्स रिजीम जो है उसकी तरफ लोगों को ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश करी है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा टैक्स स्लैब में 1 लाख रुपए का चेंज किया है, ताकि जो 5% में बढ़ाया है 10% में उसको चेंज किया। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस टैक्स सिस्टम को इजी करने के लिए, सरल करने के लिए जो हमारी सैलरीड क्लास जनता है उस पर बोझ बढ़ गया है? देखिए, बोझ नहीं बढ़ा है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी तो नई टैक्स रिजीम को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? बहुत कम लोग हैं जो ऐसे जो नई टैक्स रिजीम का भी हिस्सा बने हैं। तो पुरानी टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम में लाने के लिए सब एक तरह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान क्रिएट करे जा रहे हैं। दूसरा बात करें, एक और आज हम देखें तो लोगों की जेब पर चोट भी लग गई है मध्यम वर्ग में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जहाँ पर 8 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं, जहाँ पर लोगों का इंडेक्स ऐसा था कि वो अपना ये दिखा रहे थे कि अब हमें शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए। लेकिन आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इन सब टैक्स ने उनको थोड़ा सा आहत किया है, उनकी जेब पर डाका डाला है। मैं कह रहा हूँ उनको चोट पहुंची है और इस वजह से शेयर मार्केट का भी आप हाल देखेंगे, आज बुरी तरह से गिरा है और हो सकता है आने वाले 10-15 दिन में भी यही हाल रहने वाला है। ठीक है, अदिति गुप्ता जो कि एंटरप्रेन्योर है, यंगस्टर हैं, और युवाओं की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज अदिति थोड़ा सा आगे आइए। युवा हमारे देश का भविष्य है, इसलिए इनसे बात करना, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदिति, आपने बजट देखा, समझा, जाना, कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? कुछ आसान है, कुछ आसानी होगी भविष्य में इससे? हालांकि कुछ समय के लिए ये बजट, लेकिन फिर भी देखिए, अगर मैं युवाओं की और महिलाओं के लिए बात करूं तो मेरे नज़रिए से बहुत ही बेहतरीन बजट तैयार किया गया है। क्योंकि देखिए, अगर हम युवा जनता की बात करें तो हमारी युवा जो है उसे चाहिए नौकरी। जो एजुकेशन लोन को लेके 10 लाख का बढ़ावा हुआ है और इंटरेस्ट में हमें राहत मिली है, उसके द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश विकास करेगा, इकोनॉमी विकास करेगी, हमारी देश की युवा विकास करेगी। और इससे जो सबसे बड़ा लाभ हम देखेंगे वो ये होगा कि जो बेरोजगारी है जिसे हम खत्म करने के लिए इतने सालों से लड़ रहे हैं, उसमें उम्मीद है कि इस बजट से बहुत ही राहत हमें मिलने वाली है। और हम महिलाओं के लिए भी अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि एक विकसित देश में महिलाएं भी विकास करें, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। तो मेरे नज़रिए से बजट बहुत ही बेहतरीन है और हमारे देश का विकास मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में
इस बजट से जरूर होगा। तो जनता की बात सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए जनता से ही शुरुआत करेंगे। जनता क्या सोच रही है आज के बजट पे, कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल्ली से हूँ, साकेत से हूँ। आज का बजट बहुत अच्छा रहा है। आज देखिए, आज 1 करोड़ लोगों के घरों पे सोलर प्लांट लगाएगी, जिससे उन 1 करोड़ लोगों के घरों को 300 यूनिट हर महीने फ्री बिजली मिलेगी। साथ ही वो बिजली सरकार उनसे खरीदेगी भी। साथ ही आज देखिए, आज सैलरीड क्लास पर्सन को क्या चाहिए, तो उनको भी आज बेनिफिट दिया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही हर घर में शादी होती है तो सब लोग, माताएं को टेंशन होती है कि सोना महंगा है, चांदी महंगी है, तो आज सोने पे कस्टम ड्यूटी 15% से घटा के 6% कर दी गई है। तो ओवरऑल बजट बहुत अच्छा रहा है। सभी वर्ग का ध्यान दिया गया है, किसानों को भी इसमें दिया गया है। साथ ही 1 करोड़ घर दिए जाएंगे और मुद्रा लोन को भी 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख। मिलाकर आपकी नजर में बजट अच्छा रहा है। लेकिन माता जी से बात करेंगे, महिलाओं के लिए कुछ खास घोषणा नजर नहीं आई, आप कैसे देखती हैं इस बजट? नहीं मैम, महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा बजट है कि आप कहें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अगर आप मान लीजिए उसमें महिलाएं हो चाहे कोई भी हो, गरीब आदमी हो, मध्यम वर्ग हो, आप बताइए, हाईवे बनेंगे, ये सब बनेगा, उसमें आर्किटेक्ट भी होगा, लेबर क्लास भी होगा, पढ़े लिखे भी होंगे, सब लोग होंगे। और आज क्या महिलाएं जो है ना, वो जमीन से लेके ऊपर तक काम कर रहे हैं, है ना। और जो एजुकेशन लोन बढ़ा दिया, उसमें आप बताइए उससे कितना, जो आदमी जो गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग हो, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा था, उसको आज 10 लाख रुपया लोन मिलेगा, तो वो लोन लेके वो बच्चा पढ़ेगा, अच्छी नौकरी पाएगा, तो वो लोन अपने आप चुकाएगा। तो आज तक जब लोन ही नहीं मिलता था बच्चों के लिए, युवा के लिए सोचा ही नहीं जाता था, तो माँ बाप अपना मन और बच्चा अपना मन मार के रह जाता था कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है और बैंक से लोन मिलेगा नहीं। आज ये भी बड़ा। और दूसरा, जो इन्होंने इंटर्नशिप की बात करी, उसके लिए आप ये देखिए, इंटर्नशिप तो आज भी होती है। कोई सीए बनना चाहे, कोई इंजीनियर बनना चाहे, वो उनको कंपनियों में ना ऐसे घूमना पड़ता है कि भैया मुझे बड़ी कंपनी आप ट्रेनिंग के लिए रख लो। ट्रेनिंग उसमें कितना देते हैं वो लोग पर मंथ? मुश्किल से 4,000, 3,000, 5,000। छोटी छोटी कंपनियां तो 2,000 देती हैं। और पढ़े लिखे इंसानों को कई जगहों पर इंटर्नशिप पे पैसा नहीं भी दिया जाता तब भी। पर ये तो मोदी जी का बहुत ही अच्छा फैसला है, इंटर्नशिप दी है और उसमें अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियों में उन्होंने बाध्य कर दिया कंपनियों को कि आपको युवाओं को रखना है और साथ में 5,000 रुपया देना है, ताकि उनका अच्छा, मतलब उनका खर्चा वो अपने आप निकाल। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है कि देश की महिलाएं इतनी ज्यादा जागरूक है, उनको समझ में आ रहा है कि इंटर्नशिप भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। जो अनपेड इंटर्न्स होते हैं वो समझते हैं इसका दुख, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन ये माता जी बता रही हैं कि कितना अच्छा फैसला लिया गया है इस बजट के जरिए कि अब मिनिमम आपको कम से कम इतना पैसा तो इंटर्नशिप पर देना ही होगा। बताइए। देखिए मैडम, बात जो भी फैसला है, लेकिन फैसला तो लेते हैं, लेकिन धरातल पर जमीन को लागू नहीं कर पाते हैं सरकार उस फैसले को। आप कुछ भी अगर मान लो, अभी आपने देखो शेयर मार्केट बिल्कुल गिर गया है। शेयर मार्केट में जो उपभोक्ता है, जो अपना पैसा लगाते हैं, उसके ऊपर आपने कम से कम 30% लगा दिए हैं। जो अगर जिसकी 15 लाख रुपया अगर सैलरी है, उसको 30% सरकार के टैक्स भरेंगे। एक तरफ तो आप पानी बिजली फ्री बांटते हो, एक तरफ सब कुछ सुविधा फ्री, राजनीति के लिए सब कुछ फ्री बांटते हैं। जब हमारे भारत देश के अंदर में 2 बच्चे वाले टैक्स भरते हैं, 12 बच्चे वाले मजे लेते हैं। हमारे भारत देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 8 से 7% लोग टैक्स भरते हैं। टैक्स भरते हैं इसीलिए भरते हैं, विकास के नाम पर टैक्स भरते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विकास के लिए टैक्स भरते हैं। लेकिन जो नेता लोग, उस पैसे को गलत उपयोग किया जाता है, जो अपना राजनीति चमकाने के लिए फ्री बांटते हैं। आप बड़े बड़े जो नेता है, जिसको 200 बस चलते हैं, 200 ट्रक चलते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है, जो नवीन जिंदल होगा, स्टील कंपनियां हैं, बड़े बड़े, चाहे मायावती हो, जितने भी बड़े बड़े नेता है, सबकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जब 50 होटल है, 50 हॉस्पिटल है, ये सब अपनी टैक्स छुपाने का काम करता है। और जो गरीब, जो हमारा जो नया कॉर्पोरेटर हो, जो हमारा जो रोजगार देते हैं, उस कॉर्पोरेटर पर बार बार अगर टैक्स थोपने के काम करोगे, तो कॉर्पोरेटर देश छोड़ के चल दूसरे देश में जाकर इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे फिर रोजगार कहाँ से मिलेंगे? तो सरकार को मद्दे नजर ये भी देखना चाहिए, जब जरा टैक्स भी ना थोपे, ताकि कॉर्पोरेटर की दिक्कत, आने वाले समय में दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से आज के बजट पर? और कौन बोलना चाह रहा है? इधर से बोलना चाह रहे थे आप, बताइए। मैं एक आम छात्र हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। तो मैं जैसे ये लाख करोड़ बजट और ये फलाने करोड़ बजट में तो मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा। मैं कल गया था एक दुकान पे, तो पहले मैं टाटा नमक लेता था 20 रुपए का, कल मुझे मिला है 28 रुपए का। दूध था 27 रुपए का, वो हो गया 29 रुपए का।
मुझे तो इससे फर्क पड़ रहा है। मेरी डेली रोजमर्रा की चीजें 10-10 बार। अरे 33 वो क्रीम वाला है, फुल क्रीम वाला। हम तो सादा पीते, इतने अमीर थोड़ना है। मेरे पिताजी के 33 वाला हम रोज पिए 2 बार। तो 27 का दूध 29 में मिल रहा है, 20 का नमक 28 में मिल रहा है। यार ये हमें रोज चीज इनसे बरतना है। तो ये चीजें कहाँ जा रही हैं? हमें इन चीजों से बरतना है। हम ये चाहते हैं इन चीजों को कम से कम नॉर्मल सी चीजें उन्हें रेगुलेट करके रखें। बिल्कुल, ये आम जनता की समस्या और हो भी क्यों ना, पैसा जा रहा है, जेब खाली हो रही है और पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। क्या बोल रहे हैं मैडम? जैसे महंगाई तो चलती रहती है, आती जाती रहती है। जैसे आबादी के ऊपर है, जितनी आबादी पे भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अब जैसे हमने पहले लिया था आपका आज से 20 साल पहले लोनी में 20 लाख रुपए का, आज ये बिका है हमारा 50 लाख रुपए का। तो कुछ इसमें सब लोगों को ये चाहिए कि ज्यादा बढ़ जाए और हल्का सा 1-2 रुपए बढ़ जाए इसमें तो सब रोना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब प्लॉट चाहिए हमें सस्ता और ये चाहिए महंगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता मैडम। ठीक है, ठीक है। सबके जब मतलब आपके जैसा अमीर तो सब नहीं है ना। ये बात नहीं मैडम, गरीबों के बारे में भी सोच। मैडम गरीबों का सोचते हैं मैडम, बिल्कुल सोच रहे हैं। एक बात बताओ, पहले बिल आना चाहिए पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन इतना हो गया है, एक पिटीशन में आया है कि 2032 तक हमारा जो पॉपुलेशन होगा ये आपका 170 पार कर देगा। तो मैडम पॉपुलेशन पे अगर हम करते हैं तो कोई कहता है कि इसकी देन है, हम उस पर नहीं मानेंगे, वो करेंगे। तो मैडम ये कानून एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, ये सवाल है और बड़े वाजिब सवाल है। गिनी सानी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आम जनता और जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ तो नमक भी बहुत महंगा मिल रहा है, चाय की पत्ती भी बहुत महंगी मिल रही है। इस पर आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं मुद्दा बनता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है महंगाई पे तो पिछले 10 साल से कांग्रेस सरकार सवाल करती है, पर आपने आज तक देखा कि ये धर्म पे भटका देते हैं। अभी हमारी बड़ी बहन ने यहाँ पे देखो ना, मैं बजट की बात कर रहा हूँ, वो हलाला पे आ गई। अब बजट का हलाला से क्या ताल्लुक है? आप एक समझदार आदमी हो, आप डिबेट करवा रही हैं, आप खुद बताइए मैडम, बजट का हलाला से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक है? सर पैर है उस चीज का? तो प्लीज नहीं, बात मुस्लिम बहनों की नहीं हो रही, यहाँ बात महंगाई की हो रही है, रोजगार की हो रही है। आप उस पर बात करो महंगाई की। 10 साल से महंगाई की ये हाल है कि एक आम आदमी, बुरा मत मानना, अगर ये सरकार 5 सरकार और रूल कर गई तो ये देश के हालात हो जाएंगे। एक आम आदमी खून की बोतल हाथ में लेके अस्पताल के बाहर खड़ा होगा कि भाई साहब ये 500 रुपए की बोतल ले लो, बच्चे को दूध पिलाना है। कर रहे हैं, बात करते हैं आदि, ये बात कर रहे हैं। अगर ये बेरोजगार नहीं है तो जाओ लाखों रुपए कमाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ लाखों रुपए कमाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो? क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? आज देश के युवा की ये हालत है कि देश का युवा धर्म के ऊपर सोचना नहीं चाह रहा। आज धर्म को लोगों ने रोजगार से जोड़ दिया, धर्म को देश की प्रगति से जोड़ दिया, धर्म को उन्होंने अपना ईमान मान लिया। अरे धर्म एक आस्था है, आस्था, धर्म सबकी है, धर्म एक आस्था है, पर उस आस्था से देश नहीं चलता। देश चलता है मुद्दों से, देश चलता है नीतियों से। तुम नीतियों में जो मर्जी लिख दो, अगर जमीन पे नहीं होंगी तो क्या फायदा? बिल्कुल तुमने कह दिया शिक्षा पे 79 लाख करोड़ रुपया, 79 लाख करोड़ रुपया शिक्षा नीति पे खर्च करने की बात की गई है। और हरियाणा में तुमने सरकारी स्कूल बेच दिए। आप ये बात, कितने सरकारी स्कूल बंद होगा हरियाणा में? जब तुम सरकारी स्कूल बंद कर दोगे कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो प्राइवेट शिक्षा नहीं ले पाएगा, जब शिक्षा नहीं ले पाएगा तो तुम्हारी इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहाँ जाएगी? तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या फायदा? आदमी जब पढ़ेगा ही नहीं तो रोजगार के लिए कहाँ ढूंढेगा? आधी फाइलें हाथ में बड़ी बड़ी सड़ जाती हैं, लोग डिग्रियों की आग लगा के चाय बना के पीते हैं। ये हालात हो गए देश के। हकीकत को एक्सेप्ट करो। शबनम जी, इन सवालों के जवाब है, धर्म से हटकर बात करेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं। शाजिया जी, मैं सबसे पहले तो बड़े भाई की एक बात का जवाब दे दूं कि ये सारे निठल्ले नाकारा बेकार नहीं है जो यहाँ खड़े हैं। भाई ने कैसे बता दिया इन सबको नाकारा? आप यहाँ खड़े हो, आप भी नाकारा हो क्या? आप भी बेरोजगार हो? तो फिर कुछ और काम ढूंढ लो भैया। हम क्रांतिकारी हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम क्रांतिकारी, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। हमने कब बोला? हमने एक आदमी का जिक्र किया, हमने एक आदमी का जिक्र किया। अरे आप छोड़ो, आपने क्या करा? आपने क्या करा? आपने हलाला से जोड़ दिया, आपने हलाला से जोड़ दिया, आपने बजट। ठीक है, आज हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। शबनम जी, गिनी जी और शबनम जी को मैं कहना चाहूंगी कि आज हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हमारे लिए जनता का वक्तव्य और जनता का समय भी उतना ही मायने रखता है। जनता, एक सेकेंड, मैं सरदार जी से कहना चाहता हूँ, सरदार जी शिक्षा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में गांव-गांव में 10-10 स्कूल खुले रहेंगे ना। अरे भाई, एक जिले में 5 स्कूल नहीं खोले थे कांग्रेस ने। कहाँ की बात कर रहे हो शिक्षा नीति की? और ये जिसका अलाइज पार्टनर अभी हरियाणा में फ्री बीज बांट रहे हैं, संजीव जी अभी उनकी पैरवी करेंगे।
केजरीवाल जी की मिसेज, केजरीवाल वहाँ फ्री फीस बांट रही है। ये क्या देना चाहते हैं देश को? आज तक आपने फ्री के नाम पे अलग, मैं ये कहता हूँ कांग्रेस का नुकसान जितना शिक्षा नीति में किया है उतना किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया। मोदी जी हैं, अब आप यदि 142 करोड़ की जनता को यदि 10 साल में कुछ सब कुछ ही करना चाहते हो, ये तो समझ से पड़ेगी बात।